बातें, जस्टिस हुआ क्या? ये आंकड़े में कोई जस्टिस दिखा सकता है? सोशल जस्टिस, ब्राह्मण से लेके एससी तक सब गरीब हो गए, ये जस्टिस माना जाए क्या? मैं ये नहीं कहना चाहता नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर ये जस्टिस है लालू जी का, कहीं से इसे तो माफ कीजिएगा, मुझे ये जस्टिस समझ नहीं आता। मैं भी समाजशास्त्र विद्यार्थी रहा हूं। नहीं, एक मिनट रुकिए सर। अभयानंद जी, आपने बिहार में प्रशासन चलाया है लंबे समय तक, डीजीपी रहे हैं आप। ये कैसा सोशियोलॉजिकल जस्टिस चल रहा था वहां पे? 35 साल तक आप सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और हालत ये 2023 में जो पर्चा हमको दिख रहा है, ये कौन सी लड़ाई चल रही थी? बताइए सर। मैं जो आपको बताऊंगा वो 37 साल जो मैंने नौकरी की और पिछले 30 साल को देखा, थोड़ा उस पद से और उस जगह से जहां से नीति निर्धारण और नीति पर विषय पर डिस्कशन होता है, उससे जो मैंने सीखा है वो मैं बताऊंगा। मेरे पास एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं है जिससे कि मैं उस लाइन पर चर्चा कर सकूं। रिजर्वेशन एक सॉल्यूशन ढूंढा गया, वो संविधान नहीं दे दिया था। उसमें फिर अति पिछड़ी और पिछड़ी को भी इंक्लूड किया गया लेटर स्टेज में। तो मैंने जो पाया अपना डेटा पुलिस विभाग का कलेक्ट करके और बहालियों को देख करके, हालांकि इन्वॉल्व होकर देखने का नहीं मौका मिला, डिस्टेंस से ही मिला था देखने का। तो जो बात मैंने पाई कि जो सबसे डिप्राइव्ड हो गया, अपना रिजर्वेशन भी उनको नहीं मिल रहा था। कागज पर उनको रिजर्वेशन मिल रहा था, बट एक्चुअली जब बहालियां होती थी, पुलिस की बहाली तो मैं डायरेक्टली जानता हूँ, वो नहीं, उनका जो रिजर्वेशन कोटा था वो भी नहीं पूरा हो रहा था। तो जो सबसे डिप्राइव्ड सेक्शन रह गया वो अति पिछड़ी था। और मैंने इसको ऑफिशियली भी आई ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ दी देन गवर्नमेंट, और बाद में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसको भी मैंने बताया था। तो मेरा एक सजेशन था उसमें कि आप डी नोवो अपॉइंटमेंट मत कीजिए। जो भी वैकेंसी हो, जिनका कोटा नहीं भरा है, कम से कम उसको तो उसका हक दे दीजिए। और जो एज आई सेड एंड आई कीप रिपीटिंग कि ये सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड था शेड्यूल, जो नॉट शेड्यूल कास्ट, अति पिछड़ी, ईबीसी जिसको हम कहते हैं। तो ये मेरा अपना अंडरस्टैंडिंग था बेस्ड ऑन डेटा, और जो मैं देख रहा था वहां पर, आप ढूंढ करके भी एक अति पिछड़ी वाले किसको सिपाही में या पता नहीं टीचर्स में था कि नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, बट पुलिस संवर्ग में तो ढूंढने से भी नहीं मिलता था। और इस बार भी जो आप डेटा में देखेंगे, जो सो कॉल्ड जिस जाति के मुख्यमंत्री होते हैं, उसी जाति का सबसे ज्यादा की संख्या सरकारी नौकरी में मिल रही है। तो इट इज नॉट अ कोइंसिडेंस। जी, और इसीलिए मैंने सजेस्ट मसला सर इससे आगे का है। मैं इस डिबेट को जहां ले जाना चाहता हूं, ये ले जाना क्या, मेरे ले जाने से क्या जाएगी, पहुंच चुकी है वहां पे। आप आरक्षण की राजनीति कर रहे थे, आप पिछड़ों की राजनीति कर रहे थे, आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, उनका ही भला कर देते आप। वही कहाँ भला हुआ उनका? मैं भी एक्सक्यूज मी, मैं भी वही बात कह रहा हूँ। स्टेट के 40% लोग झोपड़ी में रहते हों और उस देश प्रदेश के नेताओं को शर्म नहीं आती हो, वो बैठ के मुस्कुरा के उसको डिफेंड कर रहे हैं कि देखिए हमने पारदर्शिता से आपके सामने डेटा रखा है। 40% लोग झोपड़े में रहते हैं सर, उन्हीं का नंबर है। तो बात यहाँ पे आरक्षण की, ईबीसी की, ओबीसी की और ये भूमिहारों की नहीं है। बात यह है कि आपका विजन क्या है। समीर साहब, आप पत्रकार रहे हैं सर, आप, मैं पक्का पता है कि आप सारे नेताओं से मिलते रहे होंगे, जरा उनकी सोच बताइए, वो क्या सोचते थे बिहार के बारे में। और आज 2023 में जब खत्म होने की कगार पे साल खड़ा है, तब भी हम उसी सोच पे बैठे होंगे। देखिए, प्रोफेसर नवल चौधरी ने जो बात कही कि वो लालू प्रसाद के एजेंडा में नहीं था आर्थिक विकास, तो उनका एक मामला था कि जो सामाजिक उनको हक मिलना चाहिए। मिसाल के लिए वोटिंग राइट है, बहुत से लोग वोट देने जा नहीं पाते थे, तो उनको उनका हक मिला।
वो और उनको आवाज मिली ऐसे लोगों को, ये एक माना जाता है लालू प्रसाद के लिए कि उन्होंने गरीबों को, बेजुबानों को जुबान दी। अब जहां तक मामला है इसका आर्थिक विकास का, तो जैसा कि प्रोफेसर नवल चौधरी ने कहा कि वो उनके इसमें था ही नहीं, एजेंडे में नहीं था। हालांकि बाद में नीतीश कुमार जब आए तो उन्होंने कुछ कोशिश जरूर की, कारखाना लगाने की कोशिश की। कितनी कामयाबी मिली ये तो आपको इसका पता चल रहा। 34.13% लोग हैं जो महज 6,000 रुपये महीना कमाते हैं बिहार में, जो लगभग 2.25 करोड़ है, और बिहार की आबादी 13 करोड़ है। तो एजेंडा में जब जो चीज है नहीं तो उसको आप कहाँ से पाइएगा। अब रही बात कि लालू प्रसाद के टाइम में मिला क्या, लालू प्रसाद के टाइम में ये जरूर है कि उनको उनका हक मिला, और नीतीश कुमार के वक्त में ये बात आई कि उन्होंने 50% सीट जो है पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित की। ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने की हैं, लेकिन उनको उनसे जब ये सवाल किया जाएगा कि उन्होंने आर्थिक विकास के लिए क्या किया, तो आपको मालूम है उनका जवाब क्या होगा। उनका जवाब होगा कि झारखंड हट गए यहाँ से, उसके बाद से हमें विशेष पैकेज मिलना था वो नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा मिलना था वो नहीं मिला, इसलिए हम पिछड़े हैं। और अभी तेजस्वी यादव ने कल भी ये मांग की कि अब चूंकि ये आंकड़ा आ चुका है, इसलिए बिहार को या तो विशेष पैकेज मिलना चाहिए या विशेष नहीं राज्य सर, का दर्जा नहीं मिलना समीर साहब, नहीं नहीं नहीं, उनका जो फार्मूला है वो आरक्षण बढ़ाने का था। कल भी उन्होंने वही किया कैबिनेट में। उनको भी विशेष आरक्षण से विशेष पैकेज मिल जाए, ये मिल जाए, इससे कोई लेना देना नहीं सर। ना सर, भ्रम में मत रहिए आप भी। देखिए भाईजान ठाकुर साहब, बात यह है कि आरक्षण कितना मिलेगा, मैं तो कह रहा हूँ 100% मिल जाए। आपने एक बहुत अच्छी बात कही। सभी साहब एक सुनिए ना, इंसिडेंट याद आ रहा, मैं बता दूं ना, भूल जाऊंगा मैं भी। किसी एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने, जिसने बिहार कवर किया, उसने बताया कि लालू जी ने क्या चेंज ला के दिखाया। तो उन्होंने एक, आपके यहाँ कोई बड़ा मशहूर क्लब है जहाँ सिर्फ रईस अमीर लोग जाते थे, एलीट टाइप का क्लब माना जाता है, बोला यहाँ से शादी होगी किसी दलित के लड़के की, वो जाएगा। ये चेंज है भाई साहब, इस चेंज का अचार बनाए क्या? ये कौन सा चेंज है? आपने पंचायत में मताधिकार का दिला दिया मुझे, मैं वोट डालने गया, वोट डाल के मुझे मिला क्या? मैं झोपड़े में रह रहा हूं, मेरे पास खाने को नहीं है, तो मतदान डाल के मेरे को क्या दिया आपने? अपने लड़के को सीएम बनाने का रास्ता तय किया आपने। जी समीर साहब, देखिए आरक्षण का दो पहलू है। एक तो पहलू है जो नौकरी है, तो बिहार में नौकरी 1.57% है बस। 1.5 2% लोग भी बिहार में सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, तो उसमें तो आरक्षण का बहुत ज्यादा हमको नहीं लगता है कि रोल होगा। लेकिन ये जो चुनाव होते हैं ना, जो पंचायत चुनाव है, उसमें ईबीसी और ओबीसी को आरक्षण मिला हुआ है। अगर ये आरक्षण उनको लागू करना होगा इसमें असेंबली इलेक्शन में, तब इसका कुछ महत्व समझ में आएगा, वरना आरक्षण का कोई अब बहुत ज्यादा मतलब रह नहीं गया है। और बिहार के लोगों को जरूर पूछना पड़ेगा शासन से कि आखिर आप इतने दिनों से शासन कर रहे हैं, तो ये 34% लोग क्यों ऐसे हैं जो 6,000 रुपए से भी कम कमाते हैं? ये बात आपकी सही है। जी। क्रोनोलॉजी देखिए सर, देखिए बहुत सिंपल